हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किया। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका बीपीएससी स्टेट, अदर स्टेट, यूपी, झारखंड सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जा सकते हो कितना आप स्कोर सही कर पा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से जो जस्ट अभी आपका पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 3, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था। साथ में आपको जितने भी टॉपिक्स वाइज आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक्स वाइज आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है, ये सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने पेपर को तैयारी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे बात कर सकते हो। तो इस नंबर पे आप मुझसे लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टोटल हमने इससे पहले 69 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिमांड गृह एवं ब्रोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बना हुआ है। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर सब बता पाओगे। तो पहला ऑप्शन है बाल अपराधी, सेकंड ऑप्शन है कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी, या ऑप्शन डी है आदतन अपराधी। तो याद रखिएगा, रिमांड गृह पोस्टल स्कूल उनके लिए होता है जो बाल अपराध होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है। जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक निम्न होते हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर, और लास्ट में होता है ऑप्शन डी आपका अशिक्षा। इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट रख लेना। अगला क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतः वास्तनुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सी एच फुले, ऑप्शन बी है जे एच हटन, या ऑप्शन सी एच एच रिजले, या ऑप्शन डी है एस बी केटकर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सी एच कुले। इसे आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि अनटचेबिलिटी निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। 1952 में, 1951, 1955, या ऑप्शन डी है 1953। अनटचेबिलिटी से बीपीएससी टीआरई 3 में जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी निवारण के बारे में बात करता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है आपके अनटचेबिलिटी उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप माना जाता है। ठीक है, इसकी सिफारिश कब हुई थी, कब पारित हुआ था, तो 1955 में पारित हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसे डिटेल में आप पढ़िएगा, और क्योंकि हर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैंने आपको बताया आर्टिकल 17 आपके अनटचेबिलिटी से रिलेटेड करता है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछकर आपके जो डिफिनेशन है उसके अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि आर्टिकल्स कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसके अंदर जो भी आपको लाइन दी गई है उस सारे लाइन को पढ़ना भी है। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसे अलग नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, तब जाकर आपको तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मारोगे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीपीएससी झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको थोड़ा उसके लिए हटकर, दूसरों से हटकर आपको थोड़ा अलग तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप पेपर क्वालिफाई करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपसे गाइड चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टेट क्वालिफाई करना है तो स्टेट के लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके भी आप स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन बीपीएससी और झारखंड लेडीज सुपरवाइजर तैयारी करने के लिए उसे
एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना होगा, बाकी सारे एक लाइन को आपको पढ़ के सारे डिटेल को समझना होगा। एक अलग नोटबुक में से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। आपको बताना है कि प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? पहला ऑप्शन है कोजर, स्पेंसर, वेबर या ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सब कोई सही बता पाओगे कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन है। पहला ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, मानव व्यवहार या ऑप्शन डी है समाज के बारे में। तो याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट करते हैं सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, लेकिन आपका आंसर गलत होगा क्योंकि समाजशास्त्र आपके समाज के बारे में अध्ययन करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है? मेहर वर्ड आपने सुना होगा, तो मेहर का भुगतान कौन करता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को या ऑप्शन डी है वर द्वारा वधु को। इसमें सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तब जाकर आप राइट आंसर टिक आउट कर पाओगे। और याद रखिएगा मेहर जो वर्ड है वो एक मुस्लिम वर्ड है। हम हिंदू में मेहर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर वाइफ को जो शादीशुदा औरत होती है उनको मेहर कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो याद रखिएगा मेहर का भुगतान वर द्वारा वधु को किया जाता है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो हस्बैंड होता है वो वाइफ का भुगतान करता है, मतलब उसका पैसा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म जानता के लिए अफीम है? जस्ट इससे पहले हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया था, सेम क्वेश्चन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करते हो एक तो आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा था एग्जाम में, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में सेम क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अदर स्टेट में पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको सारे अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके स्टेट का हो चाहे अदर स्टेट का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन 77 किसने कहा था? ये फेमस स्टेटमेंट आपको पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। इसका स्टेटमेंट का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉल मार्क्स। इसे तो आप रट्टा जरूर मार लेना, हर बार ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें वन व्यवस्था का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, यजुर्वेद या ऑप्शन डी है सामवेद। तो क्वेश्चन 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो एनसीईआरटी में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, जो 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है आर एन इनामदार, के एल शर्मा, बी मेहता या ऑप्शन डी है बी सिंह। तो जो ये स्टेटमेंट है ग्रामीण क्षेत्र की शक्तियों को लेकर, तो ये स्टेटमेंट आपके बी मेहता के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि निम्न में किसने ग्राम नगर सतत की अवधारणा दी थी? पहला ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन सी है रॉबर्ट रेडफील्ड या ऑप्शन डी हेनरी मैन। तो क्वेश्चन नंबर 781 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो फिर मतलब आप समझ लेना आपका बेस काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि मैंने जब एनसीईआरटी क्लास 11-12 से स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और ये काफ़ी फेमस बुक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इंक्लेक्स के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इसको आप जब डिटेल में पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा था। पहला कौन से भाग बांटा था? तो पहला था समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र संस्थाओं के रूप में, और तीसरा था समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस सेट आपको शेयर किया हुआ, तो जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा था? आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 8 से 10 सवाल आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट माल्थस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, या ऑप्शन डी है संन्यास। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृहस्थ। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वप्रात्मक संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी है टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? पहला ऑप्शन है सोरोकिन, आर्किमटन, एम ट्यूमेन, या ऑप्शन डी है टी पार्सन्स। इस क्वेश्चन को तो पहले आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा मध्यवर्तीय सिद्धांत आर्किमटन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपको बताना है कि किसने कहा कि सामाजिक विघटन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है ई एल फेरिस, आगमन, थॉमस, या ऑप्शन डी है एलियट एवं मैरिल। तो ये स्टेटमेंट आपको एलियट एवं मैरिल के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया था? ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला भी है। तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखना आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को 2 भागों में बांटने वाले एलेक्जेंडर और स्टाउ थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नातेदारी शब्दावली को 2 भागों में वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया था? पहला ऑप्शन है एल एच मार्गन, जी पी मुरडॉक, या रॉबर्ट लावी, या ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो एल एच मार्गन ने 2 भागों में इसे विभाजित किया था, इसे आप याद रखोगे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र के मध्य, माता एवं पुत्री के, पिता एवं पुत्री, या ऑप्शन डी है जीजा एवं साली। तो परिहास एक परिभाषित शब्द है जिसका मतलब होता है हंसी मजाक करना। ठीक है, तो हंसी मजाक आपके जीजा एवं साली के बीच होता है। जो जीजा और साली हैं वो अच्छे से पता होगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से, या ऑप्शन डी है समितियों से। तो समाज आपको पता है कि समाज तब जाकर बन सकता है जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, जब
एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तब जाकर आपका समाज बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार इसको लेकर विवाद होते रहता है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और फिर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1914, 1999, 1938 या ऑप्शन डी है 1947। ठीक है, देखो अगर आप गूगल करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका आएगा 1780। ठीक है, हर जगह अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जब आप गूगल करते हो तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 1780। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया और हर वैज्ञानिक ने अपना अलग इसका आंसर दिया है, तो इसको लेकर जो आपका आयोग था इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में फ्रांस में हुई थी, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया 1798 में भी इसकी खोज हुई थी, जो अलग वैज्ञानिक गूगल पे आपको बताता है, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो जब आप गूगल करोगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा 7080 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा 7080 आएगा, लेकिन इसका आंसर आपका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। सामाजिक अस्थिकरण एवं प्राकृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है कूले, के डेविस, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के डेविस। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपको डेली इसी चैनल पे शाम को 6:30 बजे डेली आपको क्लास मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पीडीएफ होते हैं, कोई भी आपका क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ, चाहे कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन हुआ, कोई भी अपडेट न्यूज़ हुआ आपके एग्जाम रिलेटेड, सारे पोस्ट यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है, तो उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 94 है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा था? फिर से आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इसलिए इस आयोग ने इस क्वेश्चन को फिर से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन ही गलत हो, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उस क्वेश्चन को काउंट ना किया जाए, या फिर ऐसे क्वेश्चन को एक नंबर सबको दिया जाता है कि क्वेश्चन गलत था, इसलिए एक नंबर सबको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 क्वेश्चन है, हिंदी विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, देव, कांदो या ऑप्शन डी अर्श। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, अब वो ऐसा नहीं माना जा रहा है, ये ऐसा किसने परिभाषित किया, आपको ये बताना है। ए आर देसाई ने, जोगिंदर सिंह ने, एम आर श्रीनिवास ने या ऑप्शन डी ऐसी दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा एम एन श्रीनिवास। ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? समुदाय से, समिति से, संस्था से या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समिति एक ऐसा संगठन है जो किसी भी प्राय विशेष स्वार्थों एवं लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इसलिए ऐच्छिक जो सदस्यता है वो आपकी समिति से संबंध रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी है डब्ल्यू पैरेटो, ऑप्शन सी है आर के मटन या ऑप्शन डी है ई बोगाडस। तो याद रखिएगा सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आपके आर के मटन द्वारा इसके प्रतिपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है प्रगट प्रकार्य एवं अप्रगट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मटन। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वप्रात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? जब भी क्वेश्चन में ना पूछे उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप देखना और नहीं के अंदर एक अंडरलाइन कर देना जिससे आपको याद रहे क्वेश्चन में आपसे ना पूछा गया है, क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में आप गलती कर देते हो। मैंने खुद ऑलरेडी गलती किया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को याद रखता हूँ जब भी क्वेश्चन ना पूछे तो उसे एक अंडरलाइन कर देना चाहिए जिससे आपका ध्यान उस पर बना रहे। तो क्वेश्चन 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एल टी हॉब हाउस। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल हर स्टेट में एक बार दो बार पूछा जाता जाता ही जाता है। तो पहला ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डी पी मुखर्जी, डी एन मजमूदार या ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक अस्थिकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो सामाजिक अस्थिकरण का आधार वन, जाति एवं शक्ति पर आधारित होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सहयोग की अवधारणा किसने दी थी? ग्रीन ने, वेबर ने, मैकाइवर एवं पेज ने या ऑप्शन डी है जॉनसन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो आप इसे जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के साथ मिलकर समान कार्य करें तो उसे हम डायरेक्ट सहयोग कहते हैं। जैसे कि आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए कुछ लोग मिलकर प्रचार करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉपरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉपरेशन किसे कहेंगे? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कि अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉपरेशन आप समझ चुके होंगे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो इसलिए इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने रिप्रेजेंट किया है? पहला ऑप्शन है सिमिल ने, वर्गेस ने, रास ने या ऑप्शन डी है वान विजय ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वार्गस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर अब खत्म होता है आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हो डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए तो सारे लोग, कम से कम जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबका वीडियो लाइक होना चाहिए। हर एक वीडियो 500 से 600 लोग देखते हो, लाइक बस सिर्फ 50 से 60 लोग करते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 300 में, डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं आप भी ले सकते हो। 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। इतना कंटेंट आपको कहीं भी नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म में 300 में कहीं नहीं मिलेगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आपके एग्जाम रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आप ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, बाकी डिटेल्स आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको हेल्प किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।